क्योंकि जैसी गुणवती कन्या होती है ऐसी गुणवान पुत्र को भी देखना चाहिए। लेकिन आजकल सच बताएं कैसे विवाह करती हैं अपनी माताएं। ओ मेरी मैयाओ, एक उदाहरण याद आया, महाराज भीष्मक जी सोच रहे हैं मेरी गुणवान कन्या है तो इसके लिए गुणवान पति होना चाहिए। लेकिन मेरी मैयाएं आपसे अनुरोध है, आपकी बेटी पढ़ी लिखी हो, आपकी बेटी पढ़ी लिखी ना हो तो आप उसे वैसे ही घर में भेज देनी चाहिए। एक उदाहरण आता है मुझे, इस को मैं आपको सुनाऊं। एक बेटी बहुत पढ़ी लिखी थी, ग्रेजुएशन की हुई थी उसने, बहुत पढ़ी लिखी, लेकिन उसके पिता ने उसकी शादी अनपढ़ परिवार में कर दी। अनपढ़ परिवार यानी अंगूठा टेक परिवार। उस परिवार में उसके पिता ने उस कन्या की शादी कर दी। अब कन्या का विवाह संपन्न हुआ तो वो एक दो बार अपनी ससुराल गई। पहली बार जाती है ससुराल, तब भी वो मुख मैया पर्दाएं करती है ना, साड़ी को डालकर जाती, घूंघट, उसको घूंघट बोलते हैं। ऐसे घूंघट करके वो कन्या गई। मैया घूंघट कब करती है पता है? हम बताएं। एक बार तो जब सासू मैया मुंह दिखाई में कछु देने वाली होती है तो घूंघट कर लेती हैं कि आज तो कुछ ना कुछ मिलने वाला है। और दूसरी बार कब घूंघट करती हैं? जब घर में कोई बड़ा बूढ़ा मर जाता है तब घूंघट करती हैं, क्योंकि बड़ा बूढ़ा मर गया तो मैयाओं को रोना है तो घूंघट में रो लेंगी। कुछ मैया तो बड़ी डिजाइन में रोती है। तो आज एक कन्या जैसे ही घर में, जैसे ही ससुराल पहुंची, एक दो बार पहुंची, लेकिन जब तीसरी बार गई, तीसरी बार जैसे ही कन्या अपनी ससुराल में पहुंची है तो एक दिन का जिक्र था। एक कन्या आंगन में अपनी श्रृंगार पेटी को लेकर के अपना श्रृंगार कर रही थी। एक क्रीम लगा रही थी, उस क्रीम का नाम था जो आजकल ज्यादा फेमस है, फेयर लवली। उस क्रीम को लगा रही थी। इसका छोटा देवर अपनी भाभी के श्रृंगार को देख रहा था कैसे भाभी कर रही हैं, तो भाभी ने क्रीम हाथ पे ली और लगा ली अपनी स्किन पे। अब इस छोरा ने, देवर ने देख लिया, भाभी ने श्रृंगार करके अपनी श्रृंगार पेटी को रख दिया अलमारी में। अब जब भाभी का देवर था ना, वो पहुंचा श्रृंगार पेटी के पास। अब इसने क्या किया, इसने सोचा भाभी ने क्रीम लगाई अपनी मोहड़े पर। मोहड़े की भाषा ब्रज भाषा है, मोहड़ा बोलते ब्रज में। अब आप सोचे कि देवी जी ऐसे बोल रही हैं, ब्रज की भाषा आप सुनेंगे तो बड़ी हट्टी पट्टी लगेगी आपको। तो आज जैसे ही उस देवर ने क्या किया, भाभी ने क्रीम लगाई मुख पर, तो पता नहीं कब असर करेगी, तो उसने वो फेयर लवली का ट्यूब लिया और अपने हाथ में क्रीम निकाली। अब इसने सोचा भाभी ने मुख पे लगाई तो बहुत देर में असर करेगी, अब हम ऐसा करते इस क्रीम को हम खाई लेते हैं तो जल्दी असर कर जाएगी। तो उस देवर ने क्या किया, उस क्रीम को लिया और खाई ली। तभी उसकी जो भाभी थी उसने देख लिया तो आकर के उसको बड़ी जोर से मारा तो अब ये रोने लगा। सो भैया के पास पहुंच गया, भैया भाभी ने हमें बहुत जोर से मारो। भैया ने कहा तूने गलती की होगी तभी तो मारा, ऐसे कैसे कोई पीट देगा, कोई कैसे मार देगा, तूने कोई गलती की होगी। अच्छा तूने गलती क्या की हमको बता। तो इसने कहा भैया हम सही बताएं, हाँ बता। तो भैया भाभी की क्रीम थी, हमने हाथ में ली, हमने सोचा हम इसको खाई ले, हमने खाई ली। तब भैया बोलो भाभी ने तो सही मारो, सही मारो। क्यों? अरे पागल, तूने वो क्रीम रूखी काई खाई, तूने वो क्रीम है रूखी काई खाई। अरे रोटी से चिपड़ के खा ले तो, दाल में डाल के तो ही खा ले तो सही मारो वो भाभी ने। अब वो भाभी ये सब बातें सुन रही थी उसकी पत्नी, वो सोच ले ये भगवान
जे घर में का सब ऐसी अनपढ़ पड़े हैं, इनसे मेरा पाला पड़ने वाला नहीं है। उसने अपना उठाया सूटकेस और पहुंची मायके। अब जैसे ही मायके पहुंची तो कम से कम 4-5 महीने हो गए ये ससुराल में नहीं आई। तो सासू मैया अपने लाला से बोली, लाला बहू को बहुत दिन हो गए हैं मायके गई, तू ऐसा कर बहू को लेकर के आ। तो इस छोरा ने कोट पैंट पहने और लेवानी के ताई चल पड़ा। पहुंचा वो अपनी ससुराल। सासू माँ ने देखा तो कहा, बेटा बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर के आती हूँ। जैसे ही सासू मैया गई और पानी लेकर के आई और पूछा, बेटा सब परिवार में कुशल मंगल है? वास्तव में हमारे यहाँ पर कोई आए ना, सर्वप्रथम उसको पानी देना चाहिए पीने के लिए, ये हमारे संस्कार हैं। पानी पिलाने के बाद तब उससे पूछना चाहिए कि घर में कुशल मंगल है या नहीं। अगर उससे पहले ही आपने पूछ लिया पानी देने से पहले ही कि भैया घर में सब कुशल मंगल है, अगर उसने दुर्घटना की घटना बता दी तो आपके रोना पड़ जाएगा, रोने लग जाएंगे आप सभी लोग। तो उसकी तो कोई पानी की पूछने वाला ही नहीं है। तो आज वो आया तो माता जो सासू मैया थी उसने पानी दिया। अब घर में कोई मेहमान आता है ना तो मैयाएं भोजन बनाती हैं, मैयाएं बनाती है ना भोजन। तो मेहमान आता है ना उसके लिए छोटी छोटी पूड़ियां बनाती हैं मैया। आज उसकी सासू मैया ने छोटी छोटी पूड़ियां बनाई, इतनी छोटी कि एक ही बार में। आज सासू मैया थाली परोस करके लेकर के गई, अपने दामाद के सामने रख दी। अब दामाद ने देखा गोविंद भगवान की आज उसकी सासू करें, तो इसने क्या किया, एक पूड़ी को उठाया और सब्जी से लगाया और एक ही बार में उसको खाया। पत्नी ने देख लिया, पत्नी ने देख करके कहा, हे भगवान, वहां तो मेरी बेइज्जती करते थे और यहाँ भी कर रहे हैं। पत्नी ने रसोई से बड़े जोर से चमचा बजाया। पति देव ने देख लिया, क्या बात है देवी जी, चमचा बजा करके मानो इशारा कर रही हैं। कम से कम एक पूड़ी के दो कौर तो कीजिए, दो ग्रास तो कीजिए। तो इसने समझा ये कह रही है एक से काम बनता है, दो खा। तो उसने क्या किया, पूड़ी को लिया, 2 पूड़ी को लिया, सब्जी से लगाया, फिर खाया। और उसने ऐसा किया कि 3 पूड़ियों को भी लिया और 3 को सब्जी से लगाया और फिर खाए। अब देवी जी को बड़ा गुस्सा आया, एकदम गुस्सा में आकर के फिर से चमचा बजाया रसोई में। फिर देखा इसने, देख करके कहा, इशारा कर रही है, आप भी मेरे इशारे को देखना। वो मानो कहना चाह रही है रसोई से, अरे कम से कम पहले खाए रहे थे, पहले एक खाए रहे थे, मतलब पहले खाए रहे थे वैसे खाओ, मतलब पहले मर रहे थे वैसे मरो। तो उस पति देव ने सोचा ये कह रही है पूड़ी बड़ी पूजनीय है, तो 2 ली उसने और सब्जी से लगाई, फिर माथे से लगाई, फिर खाई। तो उसने सोचा ये भगवान कैसे इंसानों से मेरा पाला पड़ गया है। तो मैं यही कहती हूँ कि आपकी बेटी पढ़ी लिखी हो तो उसे पढ़े लिखे खानदान में ही भेजना, अनपढ़ परिवार में मत भेजना। आप जी महाराज कहते हैं कि मैं अपनी बेटी का विवाह द्वारकाधीश के साथ करना चाहता हूँ, लेकिन बड़ा बेटा बिगड़ गया, मैं अपनी बहन का विवाह करूं। आज ये रुक्मी गया और चैनी नरेश का बेटा, दमघोष का बेटा शिशुपाल के साथ अपनी बहन का विवाह तय करके आ गया और कहा पिताजी से आकर के, पिताजी परसों बारात आ रही है। पिताजी ने कहा बेटा कहां से आ रही है? बोले